ये कहानी एडमिन नाम के एक कैदी की है जिसे 12 साल के लिए धोखे से दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद कर लिया गया था, जहां से आज तक कोई नहीं भाग सका। लेकिन वहां पर गलती से एडमिन की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो कि उसकी जिंदगी बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि समंदर में कुछ लोग कश्ती से आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। दरअसल ये सब के सब मर्चेंट शिप के एम्प्लॉय हैं और इनका जो कैप्टन है वो बीमार है, इसीलिए टापू पर जाकर ये मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल हेल्प चाहते हैं। और जब ये आइलैंड पर पहुंचते हैं तो कश्ती से दो लोग उतर जाते हैं। ये दोनों दोस्त हैं, एक का नाम एडमिन होता है और दूसरे का नाम मोंडेगो। ये जिस आइलैंड पर उतरे हैं उसका नाम एल्बा है। और तभी यहाँ आइलैंड पर जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं वो इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें पकड़ते तब इनके सामने एक आदमी खड़ा होता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट है जो कि एक फ्रेंच एम्परर है जिसे उसकी गद्दी से हटा दिया गया है। और यहाँ पर जो ब्रिटिश सोल्जर्स उसके आसपास रहते हैं ताकि वो किसी से मिल ना पाए, अपना मैसेज किसी को पहुंचा ना पाए। वो इन दोनों को देखने के बाद ब्रिटिश सोल्जर से कहता है कि अगर तुम इन्हें मारना चाहो तो मार सकते हो, लेकिन ये मेरे आदमी नहीं है। वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। ये बताते हैं कि हम मर्चेंट शिप के एम्प्लॉय हैं, हमारे कैप्टन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम मेडिकल हेल्प के लिए यहाँ तक आए थे। ये सब जानने के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स इन्हें कुछ नहीं कहते। नेपोलियन बोनापार्ट इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज देता है और रात को वो एडमिन को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। वो एडमिन को कहता है कि जिस तरह से तुमने अपने कैप्टन की जान बचाने की कोशिश की इसने मेरे दिल को छू लिया, मैं काफी इम्प्रेस हो गया हूँ। वो उसे एक लेटर देता है और कहता है कि तुम्हें ये लेटर मिसियोन क्लारियन तक पहुंचाना होगा। वो खुद आकर तुमसे लेटर ले लेंगे, लेकिन इस लेटर के बारे में तुम किसी को मत बताना, अपने दोस्त को भी नहीं। लेकिन जब वो उसे लेटर दे रहे होते हैं तो एडमिन का दोस्त दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद एडमिन वापस अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं बताता कि उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कोई लेटर दिया है। इसके बाद अब इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि इनका जो कैप्टन होता है उसकी जान नहीं बच पाती। और जब ये वापस अपनी शिपिंग कंपनी में आते हैं तो जिस तरह से एडमिन ने अपने कैप्टन की जान बचाने की कोशिश की थी, जिस तरह से उसने फैसला लिया था, इसके लिए उसे शिप का कैप्टन बना दिया जाता है, जिसे वो बहुत खुश होता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे शिप का कैप्टन बना दिया गया है और अब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यहाँ पर उसका दोस्त मोंडेगो भी होता है जो टापू पर उसके साथ था। मोंडेगो को भी मर्सिडीज से प्यार है। दरअसल ये तीनों की तीनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मर्सिडीज एडमिन से प्यार करती है। और जब मोंडेगो को ये पता चलता है कि एडमिन को अब शिप का कैप्टन बना दिया गया है तो इस बात से उसे अंदर ही अंदर जलन होती है। और वो उसके बाद एक आदमी से मिलता है जो इन्हीं की शिप में इन्हीं के साथ काम करता है। ये आदमी भी एडमिन को पसंद नहीं करता। दरअसल इसे कैप्टन बनना चाहिए था, लेकिन कैप्टन अब एडमिन को बना दिया गया है। ये आदमी मोंडेगो से पूछता है कि एडमिन तुम्हारा दोस्त कब बना। मोंडेगो कहता है कि वो दोस्ती का वादा तो करता है लेकिन फिर भी मुझसे चीजें छुपाता है। वो पूछता है कि कैसी चीजें। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जब एडमिन अपने घर पर होता है तो उसे राजा के सिपाही वहां पर पकड़ने के लिए आते हैं और वो उसे पकड़कर मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। मैजिस्ट्रेट को पता होता है कि इसके पास कोई लेटर है जो उसे बोनापार्ट ने दिया है। एडमिन सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि वो लेटर अभी भी मेरे पास है, मैंने किसी को नहीं दिया क्योंकि कोई लेटर मुझसे लेने के लिए यहाँ आया ही नहीं। इसके बाद वो लेटर मैजिस्ट्रेट को दे देता है। मैजिस्ट्रेट उस लेटर को पढ़ता है और एडमिन को बताता है कि इसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने अंग्रेजी सिपाहियों की पोजीशन के बारे में ब्यूरो दिया है कि कौन से सिपाही किस वक्त कहां पर रहते हैं, यानी कि ये उसके भागने का एक प्लान है। एडमंड कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, नेपोलियन ने मुझसे कहा था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने इस लेटर को कभी पढ़ा। मैजिस्ट्रेट कहता है कि तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुम जा सकते हो। और जब वो जा रहा होता है तभी मैजिस्ट्रेट पूछता है क्या तुम्हें पता है कि लेटर कौन लेने आने वाला था। वो कहता है कि हाँ, मिसियो क्लारियन। ये नाम सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट इस लेटर को जला देता है और वो एडमिन से पूछता है कि क्या तुमने इस लेटर के बारे में किसी को बताया या मिसियो क्लारियन के बारे में किसी को बताया। तब वो कहता है कि नहीं, मैंने किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैजिस्ट्रेट कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, इसीलिए मेरे लोग तुम्हें बग्गी से घर छोड़ आएंगे। एडमंड उसकी बग्गी में बैठ जाता है और बग्गी को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। तब एडमंड समझ जाता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एडमंड यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वो सीधा अपने दोस्त मोंडेगो के पास जाता है और उसे बताता है कि जब हम टापू पर थे तो वहां पर मुझे नेपोलियन बोनापार्ट ने एक लेटर दिया था। वो लेटर उसके जासूस के लिए था, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। उसका दोस्त बोलता है कि ये बात मुझे पता थी, मैंने नेपोलियन बोनापार्ट को वो लेटर तुम्हें देते हुए देख लिया था और रात को जब तुम सो रहे थे तो मैंने उस लेटर को पढ़ लिया था और मैंने मैजिस्ट्रेट को ये बात बताई है। एडमंड को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो उस लड़की जिसका नाम मर्सिडीज है, जो एडमंड की गर्लफ्रेंड है, उसे प्यार करता है और वो उसे हासिल करना चाहता है। एडमंड यहाँ से
भागना चाहता है, लेकिन मोंटेगो उसे तलवार की नोक पर यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है, लेकिन एडमंड तलवारबाजी में इतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो हार जाता है। और अब यहाँ पर सिपाही भी आ जाते हैं। वो एडमंड को अपने साथ यहाँ से एक आइलैंड पर ले जाते हैं। यहाँ पर एक जेल है जहाँ से आज तक कोई भी नहीं भागा। और अब एडमंड को वार्डन के सामने पेश किया जाता है। एडमंड कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। वार्डन कहता है कि हाँ, मुझे पता है, अगर तुम गुनहगार होते तो तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं लाया जाता, तुम्हें फ्रांस की किसी जेल में कैद कर दिया जाता। अब इसके बाद वार्डन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वो कहता है कि हर साल एक बार मैं अपने कैदियों को ये प्लेजेंट जरूर देता हूँ। और उसके बाद उसे एक सेल के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर छोटी सी खिड़की और एक लकड़ी का दरवाजा जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, जब वार्डन अपने कैदियों को मारता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज एडमिन को इस जेल में, जिसका नाम सेचुडी है, पूरा 1 साल हो चुका है। और वार्डन एक बार फिर आता है और वो एडमंड को पूरी तरह से मारता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। धीरे धीरे एडमंड की हिम्मत टूटना शुरू हो जाती है। वो अपनी जान लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वो दीवार पर देखता है जहाँ पर उसने लिखा होता है, गॉड विल गिव मी जस्टिस, यानी कि खुदा मुझे इंसाफ देगा। और वो ऐसा करने से रुक जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, उसका गॉड के ऊपर से यकीन उठना शुरू हो जाता है। आज उसे इस कैद खाने में पूरे 4 साल हो चुके हैं। और एक दिन जब वो अपने कैद खाने में पूरी तरह से बदमिजाज होता है, तभी उसे लगता है कि जमीन के अंदर से कोई निकल रहा है और यहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है। वो एडमंड को बताता है कि उसका नाम फेरिया है। उसे लगा था कि वो बाहर की तरफ सुरंग खोद रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस जेल में 11 सालों से हूँ और पिछले 5 सालों से मैं सुरंग खोद रहा हूँ। उसके बाद वो एडमंड को कहता है कि मैं तुम्हारे कंधों पर खड़ा होना चाहता हूँ। और वो उसके कंधों पर खड़ा होकर खिड़की से बाहर देखता है। वो आसमान को देखता है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। वो एडमंड को कहता है कि आज 11 सालों के बाद मैंने आसमान देखा है। और अब वो एडमंड को जिस सुरंग से वो खुद आया था, उसी सुरंग से अपने सेल में ले जाता है। वो एडमंड को कहता है कि मैंने गलत डायरेक्शन में सुरंग खोद ली थी, लेकिन अब मुझे पता है कि सही डायरेक्शन किस तरफ है और हम दो भी हैं। हम दोनों मिलकर सुरंग खोदेंगे और 8 साल में हम बाहर जाने का रास्ता निकाल लेंगे। यानी कि इन्हें सुरंग खोदने में पूरे 8 साल लगेंगे और एडमंड को ऑलरेडी यहाँ पर 7 साल हो चुके हैं। एडमंड उसकी बात पर हंसता है। फेरिया उसे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं तुम्हें एक बेशकीमती चीज दूंगा, जो भी मैंने जिंदगी में सीखा है, साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जिसके बाद एडमंड उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। यहाँ पर वो एडमंड को तलवारबाजी करना भी सिखाता है, क्योंकि वो तलवारबाजी में बहुत माहिर होता है। एडमंड को एक दिन में 2 बार अपने सेल में जाना पड़ता है। एक बार उस वक्त जब टॉयलेट की बकेट लेने के लिए गार्ड आता है और दूसरी बार तब जब वो खाना खाने के लिए आता है। और ये जो भी सुरंग से मिट्टी निकालते हैं वो उसे अपने टॉयलेट की बकेट में डाल देते हैं, ताकि गार्ड उसे ना देखें और उनके वेस्ट मटेरियल के साथ वो डर्ट यानी कि मिट्टी को भी बाहर फेंक दें। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब एडमंड हर चीज में माहिर हो चुका है। एक दिन वो बूढ़ा आदमी एडमंड को बताता है कि मैं नेपोलियन की फौज में था, लेकिन मैंने उसकी फौज छोड़ दी और मैं एक अमीर आदमी जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था, उसका सेक्रेटरी बन गया। लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। लोगों का मानना था कि उसके पास बहुत बड़ा खजाना है जो उसने छुपा रखा है और नेपोलियन उस खजाने को चाहता था, इसीलिए मुझे पकड़ लिया गया। वो मुझसे खजाने का राज पूछने लगे, लेकिन मैं किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं जानता था और तब से मैं यहाँ इस जेल में हूँ। एडमंड भी उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि पहले मैजिस्ट्रेट विलफोर्ड ने मुझे सारे इल्जामों से बरी कर दिया था, लेकिन बाद में उसने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। फेरिया कहता है कि उसने अपना फैसला बदला, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। तब एडमंड को याद आता है कि उसने पूछा था कि नेपोलियन का लेटर कौन लेने आएगा। जवाब में एडमंड ने कहा था कि मिस्सियो क्लारियन। ये नाम सुनने के बाद उसने लेटर को जला दिया था। फेरिया कहता है कि अजीब बात है, मुल्क के खिलाफ रिवोल्ट के इतने बड़े सबूत को मैजिस्ट्रेट ने जला दिया, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। और यहाँ पर एडमंड पूरी बात समझ जाता है। दरअसल जो आदमी लेटर लेने के लिए आने वाला होता है वो मैजिस्ट्रेट का फादर होता है, जो कभी नेपोलियन की फौज में कर्नल था। और अगर उसके फादर के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगता तो उसकी भी नौकरी चली जाती, उसके ऊपर भी गद्दारी का इल्जाम लगता और उसे भी सजा होती। वो अपने आप को बचा रहा था। अब एडमंड को पूरी कहानी समझ में आ जाती है और धीरे धीरे ये सुरंग खोदते खोदते एक दिन पेड़ की जड़ तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ये बाहर तक पहुंच गए। अब बस इन्हें ऊपर की तरफ सुरंग खोदनी है, जिसमें कुछ ही हफ्ते लगेंगे। एडमंड कहता है कि मैं अभी चिन्नी लेकर आता हूँ। और जब वो सुरंग से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है, तभी सुरंग के ऊपर से मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है और इससे पहले कि फेरिया बाहर निकलता उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। एडमंड उसे सुरंग से बाहर ले आता है और अब फेरिया
फेरिया अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो मरने से पहले एडमिन को कहता है कि मैंने खजाने के बारे में तुम्हें गलत बताया था, मुझे खजाने के बारे में पता है। वो उसे खजाने का एक नक्शा देता है और कहता है कि इटालियन कोस्ट पर एक आइलैंड है जिसका नाम मोंटी क्रिस्टो है, तुम वहां पर जाना और नक्शे की मदद से तुम खजाने तक पहुंच जाओगे। इस खजाने को तुम लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना। एडमंड कहता है कि अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकता, सुरंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। फेरिया कहता है कि कोशिश करते रहना और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और गार्ड्स को पता चल जाता है कि फेरिया की मौत हो चुकी है। वो अंदर आते हैं और उस वक्त एडमिन उसी सेल में पत्थर के नीचे जहाँ पर वो सुरंग खोदते थे वहां पर छुपा होता है। सेल के अंदर गार्ड फेरिया की बॉडी को एक कवर के अंदर लपेटकर वार्डन को बुलाने के लिए चले जाते हैं। वार्डन यहाँ पर आता है और वो फेरिया की बॉडी को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। दरअसल यहाँ पर मरने वालों की बॉडी को जंजीरों में बांधकर लोहे के साथ ताला लगाकर समंदर में फेंक दिया जाता है। गार्ड्स कहते हैं कि 3 की गिनती में हम इसे समंदर में फेंकेंगे और जैसे ही वो 3 बोलने वाले होते हैं तो उस कवर के अंदर से एक हाथ निकलता है और अंदर फेरिया नहीं बल्कि एडमंड होता है। दरअसल एडमंड ने फेरिया की बॉडी अपने सेल के अंदर रख दी थी और खुद इस कवर के अंदर आ गया होता है और एडमंड हाथ निकालकर वार्डन के पास जो चाबी होती है वो उसे खींच लेता है। वार्डन भी समंदर में गिर जाता है। एडमंड अपनी जंजीरें खोलकर ऊपर आ जाता है और इससे पहले कि वार्डन यहाँ से भागता जो उस पर बहुत जुल्म करता था वो उसे यहीं समंदर में ही मार देता है और खुद यहाँ से तैरता हुआ एक दूसरे टापू पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज कई सालों के बाद उसने पहली बार आजादी की सांस ली है। तभी वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। दरअसल ये सब के सब लुटेरे हैं जो यहाँ पर अपने साथी को मारने के लिए आए होते हैं जिसने उन्हें धोखा दिया होता है, लेकिन उसके कुछ साथी चाहते हैं कि उसे ना मारा जाए, इसलिए यहाँ पर जो इनका लीडर होता है वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा होता। एडमंड को देखने के बाद वो कहता है कि तुम हमारे धोखेबाज साथी के साथ लड़ोगे और तुम दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएगा। और अब एडमिन की और दूसरे आदमी की जिसका नाम जेकोब होता है, इन दोनों की चाकू की फाइट होती है और इस फाइट में एडमिन उसे हरा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, वो उसकी जान बख्श देता है और साथ ही साथ वो सरदार से कहता है कि इसकी जान बख्श दो, इससे तुम्हारे पास एक और काबिल साथी रहेगा। सरदार उसकी बात मान जाता है और वो जेकोबो की जान बख्श देता है। इस बात के लिए जेकोबो एडमिन को कहता है कि मैं जिंदगी भर के लिए अब तुम्हारा गुलाम हूँ। इसके बाद ये सब के सब यहाँ इस आइलैंड से निकल जाते हैं। एडमंड अपने शहर लौट आता है, जेकोबो भी उसके साथ होता है। एडमंड एक अपने पुराने जानकार के पास जाता है जो उसे नहीं पहचान पाता है क्योंकि आज 13 साल बाद वो लौटा है, उसका पूरा हुलिया बदल चुका है। एडमंड उस आदमी से कहता है कि मैं एडमंड का दोस्त हूँ, मैं उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। वो आदमी बताता है कि एडमंड की गद्दारी के बारे में पता चलने के बाद उसके फादर ने अपने आप को फांसी लगा ली। एडमंड पूछता है कि उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम किसने लगाया था। वो आदमी बताता है कि वेलफोर्ड ने, जो उस वक्त यहाँ का मैजिस्ट्रेट था जिसने एडमंड को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसका प्रमोशन हो गया, वो चीफ प्रोसिक्यूटर बन गया और पेरिस चला गया। दरअसल उन दोनों उसके फादर का किसी ने कत्ल कर दिया था। यहाँ पर एडमंड को यह भी पता चलता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम मर्सिडीज है, उसने एडमंड की मौत की खबर सुनते ही मोंडेगो से शादी कर ली थी। मोंडेगो एडमंड का वही पुराना दोस्त है जिसने उसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी और अब मोंडेगो अपनी वाइफ मर्सिडीज के साथ पेरिस में रहता है। ये सारी बातें सुनने के बाद एडमंड पूरी तरह से टूट जाता है और वो अब इन सब से बदला लेना चाहता है। सबसे पहले एडमंड अपने साथी जोकोबो के साथ मोंटी क्रिस्टो टापू पर जाता है और वो वहाँ पर खजाना ढूंढता है। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो खजाना मिल जाता है जो कि पानी के अंदर होता है। यहाँ पर सोने से भरे हुए इतने बड़े बड़े संदूक होते हैं कि जिन्हें ये एक बार में कश्ती में यहाँ से नहीं ले जा पाते, लेकिन जितना भी सोना ये यहाँ से ले जाते हैं ये चाह कर भी उसे खर्च नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना खजाना होता है कि ये दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी क्यों ना खरीद लें तब भी ये खत्म नहीं होगा। ये सबसे पहले पेरिस जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल खरीद लेते हैं। एडमंड अपना नाम बदल लेता है, वो अपना नाम मोंटी क्रिस्टो रखता है। अब इसके बाद सबसे पहले वो ये पता लगाता है कि मोंडेगो की कमजोरी क्या है। तब उसे पता चलता है कि उसने बैंक से लोन लिया है। वो अपने आदमियों को कहता है कि उस बैंक को खरीद लो और साथ ही साथ वो जितनी भी शिपिंग कंपनीज के साथ डील करता है उन सब कंपनीज को मना कर दो कि कोई भी उसके साथ काम ना करे। लेकिन अभी भी वो मौका ढूंढ रहा होता है जिससे वो मोंडेगो के करीब जा सके। मोंडेगो और मर्सिडीज का एक बेटा होता है जिसका नाम एल्बर्ट है। एडमंड अपने आदमियों से उसे अगवा करवा लेता है और खुद ही उसकी जान
बचाता है ताकि वो उसकी फैमिली के करीब पहुंच सके और उसकी ये चाल, ये प्लानिंग पूरी तरह से कामयाब रहती है। एल्बर्ट मोंटे क्रिस्टो यानी एडमंड को अपने घर दावत पर बुलाता है और उसे अपने फादर मोंडेगो से इंट्रोड्यूस करवाता है। मोंडेगो उसे पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है और साथ ही साथ वो इतना अमीर है कि मोंडेगो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये उसका वही पुराना दोस्त एडमंड है। इसके बाद एडमंड यहाँ पर मर्सिडीज से भी मिलता है और जब वो उसके साथ डांस करता है तो मर्सिडीज को भी कुछ जाना पहचाना एहसास होता है और वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उनके मुताबिक अब एडमंड मर चुका है। लेकिन इसी पार्टी में जब एडमंड उंगली से अपने बालों को घुमा रहा होता है तो मर्सिडीज ये देख लेती है। दरअसल एडमंड की ये पुरानी आदत होती है, इसलिए वो पहचान जाती है कि ये एडमंड है। अब इसके बाद जब एडमंड घर जा रहा होता है तो वो उसकी बग्गी में पहले से ही बैठी होती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन एडमंड उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि जिसके बारे में आप बात कर रही हो वो इंसान मर चुका है। मर्सिडीज कहती है कि मुझे पता है कि तुम वही हो। वो उसे बताती है कि मुझे मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड ने बताया था कि तुम्हें फांसी हो चुकी है, जिसके बाद मुझे मोंडेगो से शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरी मजबूरी थी। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे बग्गी से उतार देता है। यहाँ पर एडमंड ने एक और प्लान बनाया होता है। वो मोंडेगो और विल्फोर्ड को, जो कि मजिस्ट्रेट था, उसे यकीन दिला देता है कि उसे खजाना मिल चुका है और उसका एक शिपमेंट आ रहा है जिसे पास करवाने के लिए उसे विल्फोर्ड की जरूरत है। विल्फोर्ड मोंडेगो से कहता है कि हम किसी भी तरह से उस शिपमेंट को हासिल कर सकते हैं और सारा सोना हमारा हो जाएगा। मोंडेगो कहता है कि मैं अपने पुराने दोस्त को जानता हूँ जो हमारी इसमें मदद करेगा। और जब पोर्ट पर एडमंड का शिपमेंट आता है तो मोंडेगो का वही पुराना दोस्त जिसे एडमंड भी जानता है। दरअसल आज से कई साल पहले एडमंड को इसी के बदले शिप का कैप्टन बनाया गया था, जिस वजह से ये जेलस हो गया था और उसने एडमंड को फंसाने में मोंडेगो का पूरा साथ दिया था। और जब ये यहाँ पोर्ट पर उसका खजाना चुरा रहे होते हैं तभी यहाँ पर एडमंड आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी होती है और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद एडमंड सीधा मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड के पास जाता है जो स्पारो में होता है और उसे एडमंड कहता है कि तुमने आज से कई साल पहले मर्सिडीज से ये झूठ क्यों बोला कि मुझे फांसी हो गई। विल्फोर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता है। एडमंड उसे कहता है कि तुमने ऐसा इसलिए किया था ताकि मोंडेगो और मर्सिडीज की शादी हो जाए। तुम दोनों ने एक सौदा किया था। तुम अपने फादर से परेशान थे क्योंकि वो नेपोलियन का वफादार था, वो उसका साथ देना चाहता था और तुम्हें इस बात का डर था, इसलिए तुमने मोंडेगो को अपने फादर को मारने के लिए कहा और उसने तुम्हारे फादर का कत्ल कर दिया। विल्फोर्ड कहता है कि ये सच है, लेकिन तुम कभी भी इसे साबित नहीं कर पाओगे और ना ही मोंडेगो कभी इस बात को एक्सेप्ट करेगा। एडमंड कहता है कि हाँ, वो तो नहीं करेगा, लेकिन तुमने कर लिया। और तभी धुएं के पीछे से पुलिस आती है और वो विल्फोर्ड को उसके फादर के कत्ल की साजिश में गिरफ्तार कर लेते हैं। वही मोंडेगो इस शहर से भागना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर कर्ज है, उसके ऊपर धोखाधड़ी के कई सारे मामले हैं और साथ ही साथ अब उसके ऊपर खून का भी इल्जाम है। वो मर्सिडीज को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। मर्सिडीज कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। वो कहता है कि ठीक है, तुम मत आओ, मैं और मेरा बेटा यहाँ से चले जाएंगे। तब मर्सिडीज कहती है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो एडमंड का बेटा है और यही एक वजह थी कि एडमंड की मौत की खबर के बाद में तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जल्दी में होता है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। वो सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर इन्होंने एडमंड का खजाना चोरी करके छुपाया है। लेकिन जब वो बक्से खोलता है तो उसके अंदर मट्टी के अलावा कुछ भी नहीं होता और अब एडमंड भी यहाँ पर आ जाता है। वो अपने असली रूप में आता है। तब मोंडेगो कहता है कि तुम जिंदा हो। वो तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन अब एडमंड उससे भी बहुत बेहतर तलवारबाज है और एक ही झटके में उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी मोंडेगो का बेटा एल्बर्ट यहाँ पर आ जाता है और वो एडमंड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एडमंड उसे भी कंट्रोल कर लेता है और जब वो उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पर मर्सिडीज आ जाती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे फादर मोंडेगो नहीं बल्कि एडमंड है। ये बात सुनकर एडमंड भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो खुश भी होता है क्योंकि उसे मर्सिडीज और उसका बेटा वापस मिल गए। लेकिन तभी यहाँ पर मोंडेगो गन निकालता है और जैसे ही वो एडमंड पर गोली चलाने वाला होता है तभी एडमंड का साथी उस पर चाकू से वार करता है, जिसे उसका निशाना चूक जाता है और गलती से मर्सिडीज के कंधे पर गोली लग जाती है। मोंडेगो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि गन में एक ही गोली होती है। एडमंड उसका पीछा करता है। इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है, जिसके बाद एडमंड मोंडेगो को खत्म कर देता है। आखिर में ये दिखाया जाता है कि एडमंड उस जेल को, जिसका नाम सिचुडी है, जहाँ पर उसने 13 साल बिताए थे, वो उस पूरी जगह को खरीद लेता है ताकि किसी के ऊपर दोबारा से उस तरह से जुल्म ना हो जिस तरह से उसके ऊपर हुए थे। और साथ ही वो कसम खाता है कि वो अब अपनी ताकत, अपनी जिंदगी को सच्चाई और भलाई के रास्ते पर लगाएगा, जैसा कि उसे जेल में फेरिया ने मरते वक्त कहा था, जिसने उसे खजाने का नक्शा दिया था। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।